हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आई एम कविता और आज हम करेंगे HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम दो पार्ट्स में कंप्लीट HRM करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो भी रह जाएंगे थोड़े बहुत टॉपिक, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। जो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ HRM, then functions of HRM, then role of a HR manager, then human resource planning, फिर recruitment, then sources of recruitment और selection process, और जो टाइप ऑफ सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं वो, और टाइप ऑफ इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू में मिस्टेक्स होती हैं जो इंटरव्यूअर की, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इट मीन्स कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसमें जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको प्रोक्योर करना, यानी कि उनकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना, फिर उनको डेवलप करना और उनको मेंटेन करके रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वे इफेक्टिवली और एफिशिएंट वे में काम कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। तो जो कंसेप्ट ऑफ HRM है कि कैसे HRM का कंसेप्ट डेवलप हुआ है, तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं HRM के। जैसे कि सबसे पहले आया कमोडिटी कंसेप्ट। कमोडिटी कंसेप्ट में क्या था कि लेबर को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे हम कमोडिटी को खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही लेबर को भी खरीदा और बेचा जाता था एज एन कमोडिटी। और फिर आया, इससे थोड़ा इम्प्रूव होकर आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें फिर क्या हुआ कि लेबर को कमोडिटी ना मान के एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मानने लगे, कि जैसे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, वैसे ही लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। फिर इसके बाद आया गुडविल कंसेप्ट। इसमें गुडविल कंसेप्ट में जाके जो मैनेजमेंट थी वो ये समझने लग गए कि अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करेंगे, उनकी सारी जो नीड्स हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी वर्किंग कंडीशन वगैरह का अगर हम अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस की गुडविल पे भी पड़ेगा, जिससे कि हम ज़्यादा इफेक्टिव और जो टैलेंटेड वर्कफोर्स हैं उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर गुडविल कंसेप्ट आया, जिसमें जो सेफ्टी मेजर्स हैं, फर्स्ट एड मेजर्स हैं, और जो लंच रूम या रेस्ट रूम, इनकी फैसिलिटी को प्रोवाइड करना नेसेसरी हो गया फिर वर्कफोर्स के लिए। नेक्स्ट आया पैटर्नलिस्टिक कंसेप्ट। इसमें क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज को एज देयर पेरेंट वो उनको प्रोटेक्ट करने लगे, कि जैसे एक फादर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी सारी चीज़ों को, मतलब उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी एज ए फादर रोल वो अपने वर्कफोर्स के लिए करने लगी। नेक्स्ट आया फिर ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट। ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में क्या हुआ कि उसमें ये देखा गया कि ये जो हमारी लेबर है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग की फिजिकल नीड्स के साथ साथ उनकी भी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। उन्हें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स देना और उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स को भी कंसीडर किया जाने लगा ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में। इसी कंसेप्ट में जो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, जैसे हमने आल्टन मायो का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने, जो कि ह्यूमन रिलेशन के लिए है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, उनकी सोशल नीड से रिलेटेड है। तो वो ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट में उनकी सोशल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को भी कंसीडर किया गया। फिर आया ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट का मतलब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन की, और उनकी सेटिस्फेक्शन मस्ट है, क्योंकि अगर वो सेटिस्फाइड होके काम करेंगे तो वो बाकी के अदर रिसोर्सेज जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से उनका यूटिलाइज करेंगे। तो इसलिए आया ह्यूमन रिसोर्स कंसेप्ट।
लेकिन अब जो अमर्जिंग कंसेप्ट है उसमें क्या है कि उसमें एम्प्लॉइज को एज ए पार्टनर ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको अब प्रॉफिट का शेयर भी दिया जाता है। इसी के लिए जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स हैं वो भी इसी कंसेप्ट के अंदर आते हैं कि अगर एम्प्लॉय खुद को एक एम्प्लॉय ना समझ के खुद को ओनर समझेगा अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का, तभी वो और ज्यादा इफेक्टिवली अपना 100% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में देगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और एम्प्लॉय को भी। तो इसलिए जो अमर्जिंग कंसेप्ट है वो यही है कि एम्प्लॉयज को पार्टनर ट्रीट किया जाता है, ना कि उनको एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारे फंक्शंस ऑफ एचआरएम। जो एचआरएम के फंक्शन है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो मैनेजमेंट फंक्शन, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग फंक्शन। जो मैनेजमेंट फंक्शन है उसमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं 5 फंक्शंस वही आएंगे। स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो एचआर मैनेजर के लिए ऑपरेटिव फंक्शन हो जाता है उसका, इसलिए बाकी के जो मैनेजमेंट के चारों फंक्शंस हैं वो मैनेजमेंट फंक्शन में आएंगे, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो उनको प्लानिंग भी करनी पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स की, फिर उनको उनकी ऑर्गेनाइजिंग भी करनी पड़ती है कि किसकी क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो एस्टेब्लिश करना, डायरेक्ट करना अपने ह्यूमन रिसोर्स को, और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना, कंट्रोलिंग करना। ठीक है, और ऑपरेटिव फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं इसमें ऑपरेटिव फंक्शंस को। कि सबसे पहले है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, यानी कि प्रोक्यूरमेंट जो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स की प्रोक्यूरमेंट करना, जिसमें कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना और प्लेसमेंट, इंडक्शन, ये चीजें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के ऑपरेटिव फंक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की सिर्फ प्रोक्यूरमेंट करना ही जरूरी नहीं है, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए उसकी करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, फिर उसको ट्रेनिंग देना अगर रिक्वायर्ड है तो उसके डेवलपमेंट के एक्टिविटीज करना, ताकि वो जो काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर टास्क के लिए जिसको वो एम्प्लॉय है, वो उस टास्क में भी वो एफिशिएंट हो सके और वो अपनी करियर डेवलपमेंट भी कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑल ओवर डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन भी देना जरूरी है एम्प्लॉयज को, क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तभी वो अच्छे से काम करेंगे, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर अकॉर्डिंगली उनको अप्रेज करना विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, और कंपनसेशन मैनेजमेंट भी। कंपनसेशन मैनेजमेंट अच्छे से होगा तभी वो मेंटेन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि उनकी सैलरी, वेज किस तरह से फिक्स करनी है, कितना टाइम के बेसिस पे या वर्किंग आवर के बेसिस पे या यूनिट्स के बेसिस पे, किस बेसिस पे उनकी जो वेज या सैलरी है वो फिक्स करनी है, वो कंपनसेशन मैनेजमेंट में आता है। इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड करने, क्या क्राइटेरिया होगा, और हेल्थ और सेफ्टी के मेजर्स एम्प्लॉइज के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या करता है, एक तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ग्रीवेंसेस, कि अगर एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके रूटीन वर्क से रिलेटेड या फिर कोई इंटरपर्सनल रिलेशंस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई उनकी प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे सोल्व आउट करना है वो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कि अगर एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज में या फिर बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज में अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, या ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट में कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको कैसे, उनके साथ कैसे डील करना है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही फंक्शन है। नेक्स्ट कोलेक्टिव बार्गेनिंग। कोलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब है कि ट्रेड यूनियंस के साथ वेज फिक्स करते टाइम आवर फिक्स करते टाइम जो भी उनके बीच बार्गेनिंग की जाती है कि दोनों को विन विन सिचुएशन हो सके, यानी कि ट्रेड यूनियन को भी ये ना लगे कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है या उनको कम दिया जा रहा है उनके एम्प्लॉइज को वेज या सैलरी, और मैनेजमेंट का प्रॉफिट भी हो सके। तो इसके लिए कोलेक्टिव बार्गेनिंग ये फंक्शन भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही है, उसका ऑपरेटिव फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रोल ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब
रोल तो है इतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उतने इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के। सबसे पहले है पॉलिसी मेकर, कि वो एज ए पॉलिसी मेकर है, कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पॉलिसी जो है वो मैनेजर, एचआर मैनेजर ही बनाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट है वो, कि कैसे काम लेना है अपने एम्प्लॉयज से। और एडवाइजर है, अगर कोई भी मैनेजमेंट को या फिर एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे उनको एडवाइस देना। काउंसलर है एम्प्लॉयज के लिए। और वेलफेयर ऑफिसर है फॉर द ह्यूमन रिसोर्स। एंड लीगल कंसल्टेंट है मैनेजमेंट के लिए भी, कि लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उन सब की जानकारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को होनी चाहिए, तो इसलिए वो लीगल कंसल्टेंट का रोल भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रोल। ऑपरेशनल रोल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के वही जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल है, कि रिक्रूटमेंट करना, तो वो रिक्रूटर है, ट्रेनर है और डेवलपर है, मोटिवेटर भी है, और एक लिंकर है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, और बिटवीन द ट्रेड यूनियंस एंड द मैनेजमेंट और द ओनर्स। नेक्स्ट है मीडिएटर, तो ये है ही। और एम्प्लॉय चैंपियन, यानी कि वो जितना अच्छा लीडर होगा एक एचआर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज का, तो वो एम्प्लॉयज का चैंपियन भी होगा। अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी जितनी अच्छी होंगी तो वो एम्प्लॉयज को उसी तरह से लीड कर सकता है और उनका चैंपियन भी बन सकता है, फिर एम्प्लॉयज उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक रोल्स। स्ट्रेटेजिक रोल्स क्या है एचआर मैनेजर के, कि ये चेंज एजेंट है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे वो अपनी बेस्ट मैनेजमेंट और जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनके बेसिस पे वो एज ए चेंज एजेंट का रोल भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये भी ह्यूमन रिसोर्स का ही एचआर मैनेजर का ही एक रोल है, उसका फंक्शन है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होता है एम्प्लॉयज का भी और मैनेजमेंट का भी। अब हमारा है जो हमारे फंक्शंस थे एचआरएम के, उसका ही फर्स्ट फंक्शन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करना, कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की हमें जरूरत है, कौन कौन से उनमें स्किल्स होनी चाहिए और कितने हमारे पास अवेलेबल है, कितने की हमें और जरूरत है, उनसे रिलेटेड सारा प्लान करना, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं, कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज डू वी नीड एंड व्हाट आर वी लुकिंग स्किल्स, यानी कि नॉलेज या एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए उन एम्प्लॉयज में। वेयर डू वी नीड द एम्प्लॉयज, यानी कि लोकेशन और डिवीजन क्या होगा जहाँ पे एम्प्लॉय को जो उनकी प्लेसमेंट करनी है, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में या कौन से डिवीजन में। नेक्स्ट है लोकेशन व्हेन डू वी नीड द एम्प्लॉयज, यानी कि हमें इमीडिएटली चाहिए है या आफ्टर सम टाइम चाहिए एम्प्लॉयज, या फिर हाउ डू वी नीड देम, यानी कि हमें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो हम टेम्पररी रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम परमानेंट एम्प्लॉयज लेके आएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम सबसे पहले डिमांड फोरकास्ट करते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी डिमांड है। फिर हम इंटरनल सप्लाई जो है उसको एस्टिमेट करते हैं, यानी कि जो हमारी डिमांड है जो वो अगर इंटरनली लेबर सप्लाई से ही फुलफिल हो जाए। इंटरनली लेबर सप्लाई का क्या मतलब है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लेबर है, किसी में कम है, तो जो ज्यादा है उनको कम वाले में शिफ्ट किया जा सके, तो वो एस्टिमेट करना कि कितने इंटरनल लेबर सप्लाई है। फिर डिटरमाइन करना मैन पावर गैप, यानी कि अगर हमने जैसे डिमांड की कि हमें 100 एम्प्लॉयज की डिमांड है जिसमें से 20 एम्प्लॉयज इंटरनल सप्लाई के थ्रू पूरे किए जा सकते हैं, तो यानी कि मैन पावर गैप कितना रह गया 80 एम्प्लॉयज का, यानी कि 80 एम्प्लॉयज की अब हमें एक्सटर्नली रिक्रूटमेंट करनी है। फिर ये सारा प्लान हो जाए कि कितने की जरूरत है, फिर एक एचआर प्लान है जो है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने की फर्स्ट प्रोसेस ही क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे। यानी कि रिक्रूटमेंट क्या है, फाइंडिंग और अट्रैक्टिंग ए फेयरली लार्ज नंबर ऑफ वेल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स फॉर द वैकेंट पोजीशंस, यानी कि
अपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट है उसको इस तरह से प्रिपेयर करना कि हम वेल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स जो है उनको अट्रैक्ट कर सकें, ताकि हमें सिलेक्शन में भी इजी हो और हमारे पास वेल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स भी आ सके, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको हम आसानी से अचीव कर सकें। अब जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है वो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर, जॉब पोस्टिंग या फिर एम्प्लॉय रेफरल। इनके थ्रू ये वो हमने जो इंटरनल लेबर सप्लाई है ना वो ये है कि इंटरनल सोर्सेज यानी कि प्रमोशन के थ्रू कर सकते हैं कि अगर कोई टॉप लेवल पोजीशन पे था और उससे नीचे वाले को हम प्रमोट करके ऊपर वाली पोजीशन पे उसको प्रमोट करके ऊपर वाली जो वैकेंट पोजीशन है उसको फुलफिल कर सकते हैं, या फिर एक डिपार्टमेंट में ज्यादा है तो दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके भी हम जो इंटरनल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जॉब पोस्टिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉय रेफरल्स हैं यानी कि एम्प्लॉयज के ही रेफरेंस से जो उनके रेफरेंस से अदर एम्प्लॉयज को हम हायर कर सकते हैं इंटरनली ही। इसलिए इसके लिए हमें किसी सिलेक्शन प्रोसेस की। और जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो हो सकते हैं हमारे कैंपस रिक्रूटमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म्स जो होती हैं जिनके पास जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स हैं उनका सारा डाटा अवेलेबल होता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फर्म्स जो हैं इनके साथ कॉन्टैक्ट करके उन अनएम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं फॉर देयर रिक्रूटमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि गवर्नमेंट के पास भी जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अगर इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उनका डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है, तो वो इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। गेट हायरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू या फिर गेट हायरिंग, जैसे कि फैक्ट्री गेट के बाहर नोटिस लगा देते हैं कि इतने वर्कर्स की जरूरत है, तो जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है वो कॉन्टैक्ट कर लेता है फिर फैक्ट्री से। और है एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन या रेडियो, इनके थ्रू एडवर्टीजमेंट देके वैकेंट पोजीशंस की जो रिक्रूटमेंट है वो की जा सकती है। और नेक्स्ट है अनसोलिसिटेटेड एप्लीकेशन या फिर वॉक-इन्स, यानी कि जो डेली वॉक-इन्स में जो इंडिविजुअल्स आते हैं अपना रिज्यूम ऑर्गेनाइजेशन में दे के जाते हैं, सबमिट करवा के जाते हैं, तो उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकती है कंपनी, तो वो भी ऐसे भी जो है रिक्रूटमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट है इंटरनेट रिक्रूटमेंट, जो इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो जैसे कि naukri.com है, जो जहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन्स अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसमें अपना सारा डाटा डालते हैं, तो उनके साथ वो कांटेक्ट करके जैसे इन वेबसाइट्स के साथ, तो भी जो फर्म्स हैं वो रिक्रूटमेंट कर सकती हैं विद थ्रू द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, इन दोनों सोर्सेज के अलावा कुछ अदर अल्टरनेटिव्स भी होते हैं रिक्रूटमेंट के, जैसे कि ओवर टाइम करवाना, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन्हीं से जो वैकेंट पोजीशन है उनका काम ओवर टाइम में करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू। एक है टेम्पररी एम्प्लॉयज या फिर एम्प्लॉयज लीजिंग, यानी कि लीज पे एम्प्लॉयज लेना कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और आउटसोर्सिंग भी करवा सकते हैं, वो अपना रिक्रूटमेंट का जो सारा काम है वो आउटसोर्सिंग करवा सकते हैं। जो फर्म्स इस रिक्रूटमेंट में स्पेशलाइज्ड फर्म्स हैं उनसे वो अपने रिक्रूटमेंट का काम आउटसोर्स भी करवा सकते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन सारा काम। और इसके अलावा वो अपना पूरा HRM का काम भी आउटसोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ अदर अल्टरनेटिव्स थे रिक्रूटमेंट के। अब रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास आ गया सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल हु हैव रिलेवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे पास रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशंस आई हैं हमारे पास, उन एप्लीकेशंस में से अब जो वेल क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करना, ताकि अगर वेल क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनको हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो वेल क्वालिफाइड होंगे, ट्रेनिंग का एक्सपेंस बचेगा एक, तो दूसरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इम्प्रूव होगी
और गोल्स अचीव होंगे। जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या है कि सबसे पहले रिसेप्शन, यानी कि रिसेप्शन पे जब कोई इंडिविजुअल स्टार्टिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो रिसेप्शन पे जाके इन्फॉर्मेशन लेता है ना कि कितनी वैकेंट पोजीशंस हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ये रिसेप्शन का काम अगर हम इंटरनेट के थ्रू करें तो वो वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट पे देखता है जो रिक्रूटमेंट का जो कॉलम होता है उसको ओपन करके, तो वो रिसेप्शन सबसे पहले। नेक्स्ट स्क्रीनिंग इंटरव्यू, यानी कि रिसेप्शन के टाइम पे ही जो एम्प्लॉई जो एप्लीकेंट है उससे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि नेसेसरी है, जैसे कि एज लिमिट या बेसिक क्वालिफिकेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग इंटरव्यू के थ्रू ली जाती है। फिर उससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट भी बहुत तरह के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन टेस्ट कितने तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है फिर सिलेक्शन इंटरव्यू। सिलेक्शन इंटरव्यू भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिलेक्शन इंटरव्यू के। फिर इंटरव्यू लेके देते हैं। ये पूरा वो तो था ब्रीफ इंटरव्यू, लेकिन ये पूरा फुल फ्लैज इंटरव्यू होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है ली जाती है, उसकी नॉलेज चेक की जाती है, सारी चीजें चेक की जाती है सिलेक्शन इंटरव्यू में। और फिर अगर वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है एप्लीकेंट्स, फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर रेफरेंस चेक होती है। जब एप्लीकेशन फिल करवाई जाती है तब एप्लीकेंट से कुछ रेफरेंस मांगी जाती है और फिर उन रेफरेंस से कांटेक्ट करके रेफरेंस चेकिंग की जाती है। देन डिसीजन लिया जाता है कि उस एप्लीकेंट को हायर करना है या नहीं करना है, ठीक है। अब सिलेक्शन टेस्ट के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में लर्निंग एबिलिटी जो है एप्लीकेंट्स की वो मेजर की जाती है कि लर्निंग एबिलिटी कैसी है। नेक्स्ट है इमोशनल टेस्ट। इमोशनल टेस्ट में कि एम्प्लॉय का कमिटमेंट कैसा होगा टुवर्ड्स द कंपनी, इसके लिए उसका इमोशनल टेस्ट लिया जाता है। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे उसके एम्प्लॉय के कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंपनी पता चल सके। नेक्स्ट अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट में कि एम्प्लॉय है उसको जॉब की कितनी नॉलेज है या उस जॉब से रिलेटेड उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, इसके लिए उसका अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। और सिचुएशनल टेस्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए उसे एक सिमिलर रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके उसको तब कैंडिडेट को इवेलुएट किया जाता है। नेक्स्ट कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। इसमें एम्प्लॉय की मैथमेटिकल और वर्बल एबिलिटी जो है उनको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफी टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है, जिसमें जो ब्रीथिंग है या ब्लड प्रेशर है और स्किन रिस्पॉन्स जो है एप्लीकेंट का वो चेक किया जाता है। ये पॉलीग्राफी टेस्ट जो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे अगर रिक्रूटमेंट करनी है तब किया जाता है, जैसे कि अगर सीबीआई में रिक्रूटमेंट करनी है या फिर मिलिट्री में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, तब ये पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट है ग्राफोलॉजी टेस्ट। ग्राफोलॉजी टेस्ट में क्या होता है कि हैंड राइटिंग के थ्रू जो एप्लीकेंट है उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जाता है। जो जैसे कि हम कई बार देखते भी जब हम एप्लीकेशन फिल करवाते हैं तो एप्लीकेशन के साथ साथ हमसे कुछ हैंड रिटन नोट जो है वो मांगा जाता है। तो हैंड रिटन नोट उसका यही रीजन है कि हैंड राइटिंग के थ्रू पर्सनैलिटी मेजर की जाती है, तो वो ग्राफोलॉजी टेस्ट। और इंटीग्रिटी टेस्ट क्या है कि एम्प्लॉय की या उस एप्लीकेंट की लॉयल्टी को मेजर करने के लिए उसे इंटीग्रिटी जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे उसकी लॉयल्टी का पता चल सके, तो इसके लिए इंटीग्रिटी टेस्ट, इसे हम इंटीग्रिटी टेस्ट बोलते हैं। ये थे टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और कुछ इंटरव्यूइंग मिस्टेक्स जो होती हैं। टाइप ऑफ इंटरव्यू में सबसे पहले है हमारे पास नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू को हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि पहले से कोई तैयारी नहीं करते कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होती क्वेश्चन पूछने की, तब उसे ऐसे इंटरव्यू को हम बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। लेकिन अगर सभी क्वेश्चंस की प्रॉपर सीक्वेंस होती है, स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है कि प्रोसीजर होता है कि कैसे कौन से क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे, कैसे पूरा इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट होगा, उसका पूरा प्रोसीजर पहले से प्लान
प्लान्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव या फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सिचुएशनल इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है कैंडिडेट से और पूछा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में अब वो कैसे एक्ट करेगा, तब वो होता है सिचुएशनल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू क्या होता है, जो सिचुएशनल इंटरव्यू था उसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, लेकिन बिहेवियरल इंटरव्यू में जो रियल हो चुकी है जो सिचुएशन, उसका एग्जाम्पल पुट आउट किया जाता है। यानी कि जो एप्लीकेंट है उससे ये पूछा जाता है कि आप इस कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए जो आपने फेस किया हो पहले, तो उसे हम बोलते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। इसके लिए जो नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसी है उनके यूज से जो ये बिहेवियरल इंटरव्यू है इसको डेवलप किया जाता है, यानी कि उसकी नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंसी को चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट है पैनल इंटरव्यू, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही इंटरव्यूअर नहीं होता, एक पैनल होता है पूरा, जिसमें 3, 4 या उससे भी ज्यादा इंटरव्यूअर हो सकते हैं। वो फिर एक इंटरव्यूई का इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि पूरा पैनल बैठता है तब एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू होता है। वो अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर लास्ट में डिस्कशन करके कि उस डिसाइड करते हैं सभी मिलके किसको सेलेक्ट करना है या नहीं करना। अब जो इंटरव्यू होता है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है इंटरव्यूअर की, जैसे कि हेलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट। ये क्या होता है कि सिर्फ जो इंडिविजुअल है, जो इंटरव्यूई है, उसके सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसीडर करके उसके बारे में कोई भी परसेप्शन ले लेना अपने माइंड में। यानी कि देखो, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन अब पॉजिटिव हुआ तो उस पॉजिटिव फैक्टर को ही कंसीडर करके ये मान लेते कि ये जो एप्लीकेंट है, ये कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाइड है, यानी कि इसको सारी नॉलेज है, ये है वो है। तो यानी कि पॉजिटिव फैक्टर को ही एक ध्यान में रख के अगर डिसीजन ले लिया जाए, बाकी सिर्फ एक ही फैक्टर को, तो उसे हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। ठीक है, यानी और अगर किसी नेगेटिव फैक्टर को, एक ही किसी नेगेटिव फैक्टर को कंसीडर करके उसकी पूरी पर्सनैलिटी का परसेप्शन लगा लिया जाए तो उसे हम बोलते हैं फिर हॉर्न इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लीनियंसी। लीनियंसी क्या है कि हाई रेटिंग क्राइटेरिया, यानी कि जो इंटरव्यूअर है उसका ऐसा एटीट्यूड है कि वो सबको हाई रेटिंग देता है। कोई एवरेज हो, कोई लोअर हो, कोई हायर हो, कैसी भी स्किल हो कैंडिडेट्स में, वो सबको हाई रेटिंग देता है। तो अगर ऐसा इंटरव्यूअर का माइंडसेट है, ऐसा एटीट्यूड है, तो उसको हम लीनियंसी बोलते हैं। इंटरव्यूइंग मिस्टेक है ये भी लीनियंसी। जैसे कि टीचर्स का भी होता है, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो असेसमेंट के सबके फुल मार्क्स लगाते हैं, चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, किसी ने टेस्ट दिया हो ना दिया हो, सबके मार्क्स फुल लगते हैं 18, 19, 20 में से। तो ऐसी मिस्टेक को हम बोलते हैं लीनियंसी। नेक्स्ट है कैंडिडेट ऑर्डर एरर। कैंडिडेट ऑर्डर एरर का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता कि हम ये बोलते कि सबसे पहले इंटरव्यू हो जाए मेरा, यानी कि अगर कोई, क्योंकि क्या पता कोई ज्यादा इंटेलिजेंट कैंडिडेट पहले आ जाए, तो इंटरव्यूअर के माइंड में ये हो जाता है कि वो फिर वैसा ही एक्सपेक्ट करता है जो नेक्स्ट कैंडिडेट आता है उससे भी। तो इसे हम बोलते हैं कैंडिडेट ऑर्डर एरर, यानी कि पहले जो कैंडिडेट गया उसके लिए अलग प्रोसीजर था, लेकिन अब माइंड सेट चेंज हो गया, तो जो नेक्स्ट जो जाएगा सेकंड या थर्ड टाइम पे जो कैंडिडेट जाएगा उसके लिए फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसके साथ बिहेव करते हैं। तो इसे बोलते हैं कैंडिडेट ऑर्डर एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में कोई इंटेलिजेंट कैंडिडेट चला गया तो उनसे भी वो वही एक्सपेक्ट करेंगे, और स्टार्टिंग में कोई ऐसा चला गया जिससे जिन्होंने इंटरव्यूअर का ही दिमाग खराब कर दिया, तो वो अब उसका इम्पैक्ट फिर जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन एरर। प्रोजेक्शन एरर क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो अपनी नॉलेज को एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट में भी, यानी कि वो ये सोचता है कि उसे इतनी नॉलेज है तो कैंडिडेट को भी होनी चाहिए, तो वो अपनी नॉलेज को एक्सपेक्ट करने लग जाए जब इंटरव्यूई में भी, यानी कि कैंडिडेट में भी, तब उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन एरर। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कल्चर के या पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए अपने माइंड में एक परसेप्शन बिठा लेना, जैसे कि एक पर्टिकुलर कल्चर के लोगों के लिए कि इस कल्चर के लोग जो है वो अच्छे होते हैं या इस कल्चर के लोग अच्छे नहीं होते,
तो अब उस कल्चर का कोई भी पर्सन आ जाए तो उसके लिए वही माइंडसेट होगा कि ये अच्छा होता है या ये अच्छे नहीं होते। जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं हम, कि जैसे कि होता है लगभग ये चीजें कि जैसे हम किस कंट्री के किसी अदर स्टेट्स में चले जाएं तो हरियाणा वालों को ये बोलेंगे कि हरियाणा वाले तो बिल्कुल अकड़ होते हैं, वो बिल्कुल आड़ू होते हैं, लड़ाई करने मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं वो, तो उनके लिए एक माइंडसेट पहले से है कि हाँ हरियाणा वाले लड़ाई खोर ही होते हैं। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों के प्रति अपने माइंड में परसेप्शन बना लेना, फिर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग। तो किसी भी इंटरव्यूअर को इंटरव्यू लेते टाइम इन सभी जो मिस्टेक्स हैं इनको ध्यान में रखना चाहिए कि उसके इंटरव्यू में इन किसी भी मिस्टेक का अफेक्ट जो उसके इंटरव्यू में है वो ना पड़े, तभी वो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो सकता है। और जो रियल में ही जो क्वालिफाइड और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये मिस्टेक्स इंटरव्यू में ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो हमारा एचआरएम का जो भी टॉपिक्स बच गए जैसे कि जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस और जो कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स वगैरह वगैरह, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।